नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपनेश माथुर। सीधे बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। लगातार इस खबर पर हम बने हुए हैं। ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। सिद्दीकी पर 6 राउंड फायरिंग हुई है। क्राइम ब्रांच टीम ने कहा है कि 6 राउंड फायरिंग की गई। बाबा सिद्दीकी को 3 गोलियां लगी हैं। 6 की 6 गोलियां मारी गई, लेकिन उसमें से 3 गोली बाबा सिद्दीकी को लगी। तीसरे आरोपी की पहचान हो गई है। क्राइम ब्रांच की टीम ने बड़ी खबर दी है। जल्द ही तीसरे आरोपी की भी गिरफ्तारी हो जाएगी। 2 की गिरफ्तारी पहले हो चुकी है, उनसे पूछताछ जारी है। लेकिन ये बड़ी खबर, इस बीच क्राइम ब्रांच टीम ने कंफर्म किया है कि 6 राउंड गोलियां चली थी, जिसमें 3 जो हैं गोलियां बाबा सिद्दीकी को लगी, जिसमें से 1 उनके दिल में लगी गोली। तीसरे आरोपी की भी पहचान हो गई है और उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये तीनों जो आरोपी हैं हत्याकांड को अंजाम देने के बाद भाग रहे थे। लोगों की इंफॉर्मेशन पर तुरंत टीम एक्टिव हुई। 2 को गिरफ्तार कर लिया गया, 1 फरार हो गया था। इंद्रजीत भी हमारे साथ बने हुए, विनोद जगदाले हमारे साथ मौजूद हैं और राहुल भी लगातार सुबह से ही हमारे साथ मौजूद हैं। अंकुश जायसवाल भी हमारे साथ हॉस्पिटल से लगातार सुबह से ही उनकी वहां पर मौजूदगी है। लेकिन सबसे पहले और फॉर्मर आईपीएस महाराष्ट्र गुलशन जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी हम रुख करेंगे। सीधे इंद्रजीत का हम रुख कर लेते हैं। इंद्रजीत, आपके पास आते हुए क्राइम ब्रांच की टीम ने ये कंफर्म किया है कि मारी तो 6 गोलियां गई थी, 6 राउंड फायरिंग हुई थी, लेकिन 3 लगी, लेकिन 3 ऐसे हिस्से में लगी कि बाबा सिद्दीकी नहीं बच पाए। जी बिल्कुल, कंफर्म हुआ है कि 6 गोलियां वहां पर चली थी और जो क्राइम सीन है वहां से 6 गोलियों के जो ये कवर हैं वो बरामद हुए हैं। लेकिन 3 गोलियां बताया जा रहा है कि 3, अभी तक जो जानकारी मिल रही है, 3 गोलियां बाबा सिद्दीकी को लगी हैं। वो पेट और सीने में गोलियां लगी हैं और जिसके बाद उनकी डेथ हो गई है। 11:27 पर डेथ डिक्लेयर किया था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 2 पुलिस वाले उनकी सुरक्षा में तैनात थे। क्या उन पुलिस वालों की लापरवाही नहीं बनती है, ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि उनको वाई कैटेगरी की सुरक्षा थी और लगातार धमकियां मिल रही थी। 15 दिन पहले उनको धमकी मिली थी। इसके बाद लगातार रेकी कर रहे थे। 25-30 दिन से अगर शूटर यहां पर ठहरे थे तो कई बार रेकी किए होंगे, और रेकी किए तो पुलिस की नजर क्यों नहीं गई, ये सारे सवाल उठेंगे। यही कारण है कि विपक्ष भी इस मामले को लेकर सवाल उठा रहा है। लेकिन जो पूरा पैटर्न दिखता है विपनेश, वो पूरा पैटर्न जो है बिश्नोई गैंग का ही दिखता है, क्योंकि बिश्नोई गैंग हाल में अगर देखें तो बहुत सारे वारदातों को अंजाम दिया है और इसी तरह वो अपने शूटर भेजता है, पहले रेकी कराता है, फिर उनको हथियार मुहैया कराता है और इसके बाद शूट आउट को अंजाम देता है। तो जो पूरा पैटर्न है वो बिश्नोई गैंग का दिखता है। लेकिन बिश्नोई गैंग ने क्यों हत्या करवाई, ये इसके पीछे क्या रहस्य है, ये पुलिस जब पूरी तरह से जांच कर लेगी तब पता चल पाएगा। क्योंकि ये जो शूटर हैं वो एक लेयर है, उसके बाद एक दूसरी लेयर होगी और इसके बाद तीसरी लेयर होगी। तो तीनों लेयर तक एक दूसरे से लिंक जोड़ना पुलिस के लिए काफ़ी बड़ा चैलेंज होता है। यही कारण है कि क्राइम ब्रांच ने इस मामले में 15 टीमें बनाई हैं। बताया जाता है कि जो तीसरा आरोपी है उसकी पहचान कर ली गई है, चूंकि 2 आरोपियों को पहले ही अरेस्ट कर लिया गया था और तीनों साथ रह रहे थे। ऐसे में तीसरे आरोपी की पहचान करना मुश्किल नहीं था। लेकिन अगर वो कोई मोबाइल डिवाइस या कुछ ऐसा लेकर चल रहा होगा तो उसको ट्रैक करना पुलिस के लिए आसान हो गया होगा। नहीं तो अगर उसने मोबाइल फेंक दिया होगा और कोई गैजेट्स यूज नहीं कर रहा होगा तो फिर उसको ट्रैक करना पुलिस के लिए भी थोड़ा मुश्किल होता है। और कहाँ है, मुंबई से बाहर निकल गया है, क्योंकि जो पुलिस की टीमें हैं मुंबई से बाहर भी भेजी गई हैं। लेकिन पुलिस को इतना जरूर है कि जल्दी उसको पकड़ लेगी। तमाम राज्यों में सबसे बड़ा सवाल रवानगी हो चुकी है। आप मेरे साथ बने रहें। इंद्रजीत, देखिए पैटर्न जिस तरीके से था मर्डर का, उसको समझने की कोशिश करते हैं। पूर्व आईपीएस महाराष्ट्र भूषण उपाध्याय सर हमारे साथ मौजूद हैं। भूषण जी, आप पहली नजर में इस मर्डर को किस तरह से देख रहे हैं और जो मर्डर का पैटर्न था उसको किस तरह से समझ रहे हैं? किसका हाथ इस पे हो सकता है? क्या ये रिवेंज लग रही है या फिर जो एंगल लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सामने निकल कर आ रहा है सर, वो लग रहा है आपको? देखिए, सबसे पहली तो बात यह है कि ये एक बहुत ही एक संगीन और बहुत ही गंभीर घटना है और इसकी गंभीरता इससे और ज्यादा बढ़ जाती है कि पहले भी उनको धमकी मिली थी, उनके प्रोटेक्शन में पुलिसमैन भी दिए हुए थे। तो ये चूक कैसे हुई, कहाँ हुई और क्यों नहीं, इस पे ध्यान दिया गया, ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है।
और जैसा कि आप जानते हैं कि काफी दिनों से लॉरेंस गैंग बहुत ज्यादा हाथ पांव पसारने की कोशिश कर रहा है मुंबई में। इसके पहले भी उन्होंने काफी वारदातें की थी, उन पे कार्रवाई भी हुई है। और अभी मुंबई क्राइम ब्रांच की जो टीम है इस काम में लगी हुई है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसकी जो तह है और इसके जो रूट्स हैं उस पर जरूर मुंबई पुलिस पहुंचेगी। लेकिन ये जरूर देखने की जरूरत है कि इन सारी चीजों होने के बाद भी ये घटना कैसे हो गई। इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। मैं मुंबई पुलिस में काम किया हूं, वहां पे ज्वाइंट सीपी मैं मुंबई पुलिस में था। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इसको पूरी तरह से बेनकाब किया जाएगा और पूरी तरह से गैंग को निस्ताबूद किया जाएगा और सबसे ज्यादा से ज्यादा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर, क्राइम ब्रांच की टीम तो बहुत बारीकी से नजर रखती है हलचल पर। बताया जा रहा है कि जो शूटर्स थे वो 3 हफ्ते से उस इलाके में एक्टिव थे। कैसे टीम से चूक हुई है, कैसे पता नहीं चला इन गतिविधियों के बारे में? नहीं विपनेश, ये तो मानना ही पड़ेगा कि चूक हुई है, क्योंकि अगर पुलिस वाले दिए गए थे, अगर धमकी मिली थी, कंप्लेन रजिस्टर्ड हुआ है, इसके बाद भी अगर घटना होती है तो चूक जरूर हुई है। और इस चूक को देखना पड़ेगा क्यों चूक हुई और इसमें किसकी गलती है, उसका इन्वेस्टिगेशन जरूरी है। और इस तरह की घटना आगे न हो ये भी देखने की जरूरत है। तो ये तो मानना पड़ेगा और इसको दुरुस्त करना पड़ेगा। एक सर, बॉलीवुड में भी डर का माहौल है और अब तो राजनेताओं में भी डर का माहौल है। सलमान खान को लगातार थ्रेट मिल रही है लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से। उनके घर के बाहर फायरिंग भी हुई और बकायदा उसकी जिम्मेदारी भी ली गई। देखिए, वो जेल में बंद है और जेल में बैठकर वो अपराधी सब कुछ कर रहा है। मतलब एक तरीके से चैलेंज है ये पूरे सिस्टम को सर। नहीं, सही बात है। इसमें मेरा अपना एक ऐसा व्यक्तिगत तौर पे मानना है। मैं महाराष्ट्र का प्रिजन का हेड भी रहा हूँ, 3 साल तक एडीजी प्रिजन रहा। जी। मेरा इसमें ऐसा मानना है कि बॉम्बे पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस, दिल्ली पुलिस, पंजाब हरियाणा पुलिस और प्रिजन डिपार्टमेंट, अगर इन सबको मिल के काम कराया जाए, इन सबकी बैठक हो, सीनियर ऑफिसर को मॉनिटर किया जाए, कोऑर्डिनेटर बनाया जाए और सारा चीज किया जाए, तो मुझको लगता है कि इस पे हम प्रतिबंध लगा सकते हैं। क्योंकि जेल में रहकर अगर कोई गैंग ऑपरेट करता है तो ये बहुत ही गंभीर घटना है। और क्यों ऑपरेट कर रहा है, इसके लिए जरूरी है कि सारे पुलिस वाले को एक कम से कम डीआईजी लेवल का ऑफिसर, सारे का एक कमेटी बनाई जाए और उसकी हर एक हफ्ते की बैठक हो, वो आदमी क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। तो मुझको ऐसा लगता है कि इस तरह से अगर करेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी मुंबई पुलिस का जो लीडरशिप है वो बहुत ही कॉम्पिटेंट है, काफी अच्छे ऑफिसर्स है वहां पे। पुलिस कमिश्नर जो है वो भी एक बड़े अनुभवी हैं। और मुझको ऐसा लगता है कि एक घटना हो गई, बहुत दुख की बात है और आगे इस तरह की घटना ना हो और जो इसके पीछे है उस पर कड़ाई हो और एक कोऑर्डिनेशन अच्छा किया जाए। मुझको ऐसा लगता है कहीं ना जी। कहीं दिल्ली पुलिस, पंजाब हरियाणा और अपने पुलिस में कोऑर्डिनेशन की कमी है, इसको बढ़ाने की जरूरत है। मैंने देखा है कि मैं मुंबई में तो ज्वाइंट सीपी था ही, नागपुर में पुलिस कमिश्नर था, मैं एडीजी प्रिजन था, 4 डिस्ट्रिक्ट में मैंने एसपी के रूप में काम किया है। तो जब इंटर डिस्ट्रिक्ट और इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन बढ़ता है तो इस तरह के अपराध को काबू में करने की बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिल जाती है और उसको बढ़ाने की जरूरत है। अभी मुझको ऐसा लगता है कि पुलिस आइसोलेशन में काम ना करे, मिलकर काम करे, तो मुझको लगता है कि हम इसको टैकल कर सकते हैं। पूर्व क्राइम ब्रांच कमिश्नर मीरन मैम भी हमारे साथ जुड़ी थी सर। उन्होंने एक बहुत गंभीर मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि अगर ये अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और ये घटनाएं नहीं रुक पा रही हैं, ऐसा नहीं है कि काम नहीं हुआ, एक्शन भी हुए हैं, लेकिन ये इसलिए भी नहीं रुक पा रही क्योंकि करप्शन ज्यादा है। जब तक करप्शन पर रोक नहीं लगेगी तब तक हम कामयाब नहीं हो सकते। ऐसा आप मानते हैं सर? देखिए, मैडम एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं और हमारी वो वरिष्ठ अधिकारी रही हैं, वो बहुत एक रिप्यूटेड ऑफिसर हैं। मैडम जो कह रही हैं उसके बारे में मैं कुछ ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं। और मैडम का भी कहना एक ओर से सही, लेकिन ये जो घटना दिख रही है, इस घटना में जो एक गैंग इन्वॉल्व होता है और जहां तक मेरा अपना अनुभव है कि इस तरह की घटनाओं के पीछे जो चीज होती है, कहीं ना कहीं पुलिस की थोड़ी लापरवाही होती है और कहीं ना कहीं पुलिस का निगलिजेंस होता है जो दिखता है। लेकिन मुझको ऐसा नहीं लगता है कि कोई अफसर को किसी ने पैसा दे दिया और अफसर ने ढिलाई का, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैडम ने उसको एक अलग डायमेंशन में बोला होगा। लेकिन मैं ये आपको कहना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं चूक हुई है और उस चूक को दुरुस्त करने की जरूरत है। ठीक है सर, मैं आती हूँ आपके पास। राहुल पांडे भी हमारे साथ जुड़ गए हैं सीबीआई दफ्तर पर। अब उनकी मौजूदगी है वहां से। क्या खबर है आपके पास राहुल?
जी बिल्कुल, हम इस वक्त बांद्रा के क्राइम ब्रांच दफ्तर के ठीक बाहर मौजूद हैं। हालांकि जो जानकारी मिली है कि इन जो 2 शूटरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उन्हें इस दफ्तर में नहीं रखा है, कहीं और रखकर पुलिस जो है लगातार उनसे पूछताछ कर रही है। पुलिस की टीम लगातार रात से ही इन्हें गिरफ्तार करने के बाद क्राइम ब्रांच की टीम उनसे पूछताछ का सिलसिला चल रहा है और इनसे पूछताछ के बाद जो कुछ भी निकल कर सामने आ रहा है उसी के आधार पर पुलिस जो है अपनी जांच का दायरा जो है वो बढ़ा रही है। सूत्रों की माने तो इस पूरे मामले में जो तीसरा शूटर जो इन दोनों के साथ था, जो पुलिस के हत्थे बीती रात नहीं चढ़ा है, उसकी शिनाख्त, उसकी पहचान पुलिस की ओर से कर ली गई है और इसके दावा किया जा रहा है पुलिस की ओर से कभी भी तीसरा जो शूटर है उसकी भी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। रात के अंधेरे में भीड़ भाड़ इलाका का फायदा उठाकर जो है बीती रात 9:15 और 9:30 बजे के बीच में बाबा सिद्दीकी पर गोलीबारी जो है फायरिंग की गई थी और फायरिंग करने के बाद ये तीनों शूटर मौके से फरार हुए थे, लेकिन 2 जो है पुलिस के हत्थे चढ़ गए थे और वो तीसरा शूटर फरार हो गया था और उसके बाद उसकी तलाश के लिए पुलिस ने रातों रात जो है 3 टीम जो है क्राइम ब्रांच की गठित कर दी थी। उसके बाद से लगातार पुलिस इन दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है और बताया जा रहा है कि दोपहर 12 बजे के बाद इन दोनों शूटरों को जो है मेडिकल कराया जाएगा और मेडिकल कराने के बाद मुंबई के किला कोर्ट में पेश करेगी। जी ठीक है राहुल, आप मेरे साथ बने रहें। विनोद जगदाले भी हमारे साथ मौजूद हैं। विनोद, बाबा सिद्दीकी राजनेता थे, बॉलीवुड में एक पकड़ थी, लेकिन एक बिजनेसमैन भी थे। इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल मैं आपसे लूंगी, इसका जवाब। एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। तमाम संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं, मेहमान भी मौजूद हैं। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड पर विजय वडेट्टीवार का बड़ा बयान सामने आया है। देवेंद्र फडणवीस को इस्तीफा दे देना चाहिए, ये कहा है। देखिए, लगातार अब विपक्ष की तरफ से सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है। वो बहुत ही दुखद हुआ है, पर आज तो 2 उसके पीछे में जिन्होंने फायर किया था, गोली चलाई थी, उनको पकड़ा गया है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, पर हमारा कहना यही है कि आज मुंबई में खुलेआम पब्लिक प्लेस पर जहाँ क्राउड है वहां पे भी आकर गैंगस्टर हो या ऐसे क्रिमिनल्स आके गोलियां चला रहे। देखिए, जांच को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है और छगन भुजबल ने तो यहां तक कह दिया था कि ठीक है आपने सिक्योरिटी दी, लेकिन जांच करना भी पुलिस की जिम्मेदारी थी। कहां से थ्रेट मिल रहा था, कौन था इसके पीछे, इसकी जांच पुलिस ने क्यों नहीं की। विनोद जगदाले भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विनोद, लॉरेंस बिश्नोई एंगल से तो जांच प्राइमा फेसी हो रही है, लेकिन दूसरी बात यह भी कि बाबा सिद्दीकी बिजनेसमैन भी थे, एक प्रोजेक्ट की भी आप बात कर रहे थे, क्योंकि कई एंगल पर जांच हो रही है। तो और अक्सर हमने देखा है लॉरेंस बिश्नोई अगर हमला करता है तो वो जिम्मेदारी लेता है। अभी तक उसकी तरफ से ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं ली गई है, तो क्या सेकंड एंगल भी हो सकता है जिस पर क्राइम ब्रांच की टीम अभी इन्वेस्टिगेशन कर रही है? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बांद्रा जो इलाका है वहाँ पर करोड़ों की कीमत है एक छोटे से घर की, या फिर कई 500-600 करोड़ का एक प्लॉट वहाँ पर मिलता है। और बाबा सिद्दीकी का मेन बिजनेस वहाँ पर कंस्ट्रक्शन भी था और बाबा सिद्दीकी के कई बिल्डर दोस्त थे, उनके साथ उनके प्रोजेक्ट भी चल रहे थे। एसआरए प्रोजेक्ट के लेकर ये बात सामने आई है कि सूत्र बताते हैं कि एसआरए प्रोजेक्ट को लेकर कुछ अनबन उनकी चल रही थी। बाबा सिद्दीकी मंत्री रह चुके हैं, वहां पर एक अच्छे खासे बिजनेसमैन के तौर पर वो डेवलप हो चुके थे। कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में उनके कई दोस्त ने वहां पर कंस्ट्रक्शन किया है, बांद्रा ईस्ट हो या बांद्रा वेस्ट हो। लेकिन ये अब खबर ये भी आ रही है कि क्राइम ब्रांच उस मामले से भी जांच कर रही है कि क्या किसी जमीनी विवाद या फिर किसी प्रोजेक्ट को लेकर, एसआरए के प्रोजेक्ट को लेकर, बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट को लेकर क्या कहीं अनबन हुई थी क्या, और उसी अनबन को लेकर कहीं ये हत्या हुई है क्या, इसको लेकर यहाँ पर भी जांच चल रही है। हालांकि अब सब जगह लॉरेंस बिश्नोई का एक एंगल चल रहा है, लेकिन दूसरा एक एंगल ये भी है कि शायद बिजनेस को लेकर, बिजनेस राइवलरी को लेकर ये शायद हत्या वहां पर की गई हो सकती है। इसी को लेकर भी वहां पर वो यहां पर जांच कर रहे हैं। लेकिन अब खबर ये भी आ रही है कि जो सूत्रों हमें बताया है कि एक बड़ी खबर है कि बाल बचे हैं बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान सिद्दीकी।
सूत्रों ने यह भी बताया है कि शायद उनके निशाने पर जिशान सिद्दीकी भी थे, क्योंकि जिशान सिद्दीकी और बाबा सिद्दीकी एक साथ ऑफिस के लिए बाहर निकले। एकाएक तभी जिशान सिद्दीकी को एक फोन आता है और एक लैंडलाइन पे फोन आता है। फोन को लेने के लिए वो अंदर जाते हैं। इतने में बाबा सिद्दीकी पर गोलियां चलती हैं और बाबा सिद्दीकी नीचे धराशायी हो जाते हैं। उसके तुरंत बाद शूटर भागते हैं, जिशान सिद्दीकी भी बाहर आते हैं। तो बताया, सूत्रों ने यह भी बताया है कि शायद जिशान सिद्दीकी भी शूटर के निशाने पर थे। जी देखिए, बड़ी जानकारी विनोद दे रहे हैं, क्योंकि दोनों साथ में थे, जिशान सिद्दीकी और बाबा सिद्दीकी, और उन्हीं के ऑफिस पे बैठे हुए थे। दोनों बाहर एक साथ निकल रहे थे, लेकिन वो एक फोन के चलते अंदर चले गए, इसलिए उनकी जान बच गई। एक बयान आपको सुनाते हैं, छगन भुजबल ने क्या कुछ कहा है। बिल्कुल, हमें इसमें बहुत दुख है। ये गए 10 दिनों में जो है हमारे राष्ट्रवादी के एक तालुका प्रमुख और एक नेता, दोनों की हत्या हुई है। और वो भी पुलिस को मालूम था, वाई सिक्योरिटी दी गई थी, पुलिस को कहा गया था ये धमकियां आ रही है। पुलिस का काम यह है कि सिर्फ सिक्योरिटी दे दे और चुप बैठे। कहाँ से धमकियां आई, कौन दे रहा है, उसका कुछ इलाज करेंगे कि नहीं? ऐसे सिर्फ सिक्योरिटी देकर कुछ होने वाला नहीं है। सिक्योरिटी जरूर होनी चाहिए, मगर अगर कोई धमकी देता है तो उसके पीछे भी जाकर जो है बंदोबस्त करने की आवश्यकता है। धमकियां मिल रही थी, लेकिन कोई राजनीतिक पहलू नहीं है, इस बात से इनकार कर दिया है छगन भुजबल ने। मेरे सहयोगी हॉस्पिटल से, कूपर हॉस्पिटल जहां पर पोस्टमार्टम चल रहा है बाबा सिद्दीकी का, वहां से अंकुश जासवाल भी जुड़े हुए हैं। अंकुश, आपके पास अभी क्या अपडेट है? और आप बता रहे थे कि तमाम बड़ी हस्तियां हैं, नेता हैं, उनके पहुंचने का भी सिलसिला लगातार वहां जारी है। विपिन सही कहा, ये कूपर अस्पताल है जहां पर बाबा सिद्दीकी के जो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया है वो अभी भी जारी है। सुबह 7:30 बजे से प्रक्रिया शुरू है और अभी भी यहाँ पर जो नेताओं का जो सिलसिला है वहाँ पे शुरू है। अंदर प्रफुल्ल पटेल है जो कि एनसीपी के सांसद है, कद्दावर नेता है। इसके साथ ही थोड़ी देर पहले प्रताप सरनाईक भी आए हुए अंदर मौजूद है वो, और विजय वड़ट्टीवार जो कि महाराष्ट्र में विपक्ष के नेता है वो भी थोड़ी देर पहले यहाँ पर पहुंचे हुए थे और वहाँ पर अभी यहाँ से जा चुके। कहा जा रहा है कि करीब 1 बजे के आसपास जो है वो पोस्टमार्टम की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो जाएगी और इसके बाद फिर बाबा सिद्दीकी की जो शव है उनके घर पर बांद्रा स्थित उनका जो निवास है वहाँ पर ले जाया जाएगा और अंतिम दर्शन के लिए लोगों को रखा जाएगा। जो लोग अस्पताल नहीं पहुँच पाए या फिर उनके कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग हैं वो वहाँ पे उनका अंतिम दर्शन कर सकते हैं और फिर राजकीय सम्मान के साथ शाम करीब 8 बजे जनाजे की नमाज के बाद उनको सुपुर्द खाक मरीन ड्राइव में किया जाएगा। इस बीच एक और अपडेट ये है कि जो तीसरा शूटर था इस पूरे वारदात में उसकी पहचान पहले हो चुकी थी। रोकना चाहूंगी अंकुश, एक बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज है, पहले उसका रुख कर लेते फिर आती हूँ। सिद्दीकी हत्याकांड के तीसरे आरोपी की पहचान हो गई है। लगातार हम ये आपको जानकारी दे रहे हैं। यूपी के बहराइच का रहने वाला है, शिव कुमार उसका नाम है, यूपी के बहराइच का रहने वाला है। पुलिस लगातार जांच कर रही है, उसको पकड़ने की कोशिश में है, इसलिए टीमों की रवानगी कर दी गई है। अंकुश ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। अंकुश, तीसरे आरोपी की भी पहचान हो गई है। जी बिल्कुल सही कहा विपनेश, जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है कड़ियां जो है वो जुड़ती जा रही है। जैसे कि राहुल और विनोद जी बता रहे थे कि इन्वेस्टिगेशन किस तरीके से आगे चल रही है, मुंबई की क्राइम ब्रांच का इन्वेस्टिगेट कर रही है। दया नायक जो कि काफ़ी कॉम्पिटेंट ऑफिसर माने जाते हैं, उनकी निगरानी में ये पूरी जांच पड़ताल जो की जा रही है। कुर्ला कनेक्शन आया है कि 1 महीने से जो आरोपी है वो कुर्ला में रह रहे थे। 3 शूटर थे और एक हैंडलर था उनका, तो 3 शूटर की शिनाख्त हो चुकी है, देर शाम में हो चुकी थी। 2 मौका वारदात से गिरफ्तार हो चुके थे। एक तीसरा जो शूटर था शिव कुमार जो यूपी का बहराइच का रहने वाला है, वो मौका वारदात से फरार हो गया था। अभी उसका नाम सामने आया है और इसी शिव कुमार को ही ट्रेस करने के लिए, उसे पकड़ने के लिए मुंबई पुलिस की जो विभिन्न टीम है वो डिस्पैच की गई है दूसरे राज्यों में। तो अब तक 3 शूटर की जो जैसा कि कह रहे हैं कि शिनाख्त पहले हो चुकी थी, 2 गिरफ्तार हो चुके थे, तीसरे को ट्रेस करने के लिए पहुंची हुई है। और इनका हैंडलर कौन है और लोकल सपोर्ट इन्हें किसने मुहैया कराया था, किसने कुर्ला में इनको मकान दिलाया था। बात ये भी सामने आई है कि कुछ दिन पहले ही जो हथियार की डिलीवरी है वो कुरियर के थ्रू की गई थी। तो हथियार कैसे मुहैया कराए गए थे, हथियार को लेकर भी एक मल्टीपल थ्योरी सामने आ रही है।
अब तक सूत्र ये बता रहे हैं कि 2 हथियार का इसमें इस्तेमाल हुआ हो सकता है। एक हथियार को मौका वारदात से पुलिस ने जब्त कर लिया था, हो सकता है कि शिव कुमार के पास एक और हथियार हो। तो ये मल्टीपल थियरी है जिसपे अब तक पुलिस की पुष्टि नहीं आई है। पुलिस का कहना है कि दोपहर में किला कोर्ट इनको पेश किया जाएगा मेडिकल के बाद, और उसके बाद ही ब्रीफिंग दी जाएगी और जो पुख्ता जानकारी है इसके बारे में तस्वीर साफ हो पाई। फिलहाल यही है कि तीनों शूटर में से 2 जो गिरफ्तार तो पहले से मुंबई की कस्टडी में है, उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई है निर्मल नगर पुलिस स्टेशन में विभिन्न धाराओं के अंतर्गत। और जो तीसरा जो शूटर था उसको भी शिनाख्त हो गया, उसकी भी पहचान पहले से हो गई थी, उसका नाम सामने आ चुका है, शिव कुमार, जो कि यूपी का रहने वाला है। इसके साथ लोकल सपोर्ट किस तरीके से मुहैया कराए गए, हथियार कहाँ से इसकी ओरिजिन हुई हथियार की, इन शूटर्स तक कैसे पहुंची, कुरियर कहाँ से आया था, ये बाकी भी एक जांच का विषय है जिसकी इन सवालों के जवाब लेने के लिए मुंबई पुलिस की टीम लगातार काम कर रही है। ठीक है अंकुश, आप मेरे साथ बने रहिए। देखिए लगातार मेरे सहयोगी बने हुए हैं, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। ये 3 आरोपी हैं जो इस वक्त आप देख रहे हैं। आरोपी नंबर 1 फरार है और 2 की गिरफ्तारी हो गई है। ये दूसरा आरोपी है जो आप इनकी पहचान भी हो गई है, इनको देख सकते हैं। इन दोनों की गिरफ्तारी हो गई है, इनसे पूछताछ जारी है और कोर्ट में भी इनको पेश करने की तैयारी में चल रही है। अब इसकी भी, ये जो तीसरा आरोपी है जो इस वक्त आप देख रहे हैं, इसकी भी पहचान कर ली गई है। यूपी के बहराइच का रहने वाला है, शिव कुमार इसका नाम है। और तमाम जो पुलिस की टीमें हैं उनकी रवानगी कर दी गई है, क्योंकि इनका कनेक्शन जो है हरियाणा और उत्तर प्रदेश से ही बताया जा रहा है। इसीलिए क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई जो गैंग है उनके तार इन राज्यों में ज्यादा है, इसीलिए इस एंगल से ज्यादा जांच कर रही है टीम। तमाम सहयोगी बने हुए हैं, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं।